फ्रिक्शन ही है। ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन एक ही चीज है, लेकिन अब हम क्योंकि फ्लूइड्स को स्टडी कर रहे हैं, फ्रिक्शन हमने देखा है दो ब्लॉक्स ऊपर नीचे स्लाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास दो सॉलिड ब्लॉक्स, तो इसको हम फ्रिक्शन कह रहे थे। लेकिन अब ये हमारे पास एक पाइप है, उसमें वाटर जो है फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास अब इस वाटर की इस पाइप की सरफेस पे यहां पर इसको रेजिस्ट करेंगे, तो यहां पे हमारे पास ड्रैग फोर्स आएगी, मतलब कि फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, उसी को हम बेसिकली ड्रैग फोर्स कह रहे हैं। तो फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स सेम ही चीज है, इसको हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। अब विस्कस ड्रैग से पहले एक और फिर टर्म आ जाती है हमारे पास, विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी हमारे पास क्या है? विस्कोसिटी बेसिकली हमारे पास है कि इज द मेजर ऑफ ड्रैग फोर्स। मतलब कि जो रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास फ्लूइड्स और एक ये सॉलिड पार्ट के दरमियान है, उसको हम विस्कोसिटी से मेजर करते हैं। विस्कस सिंपल मतलब कि अब हमारी जो फ्री फ्लोइंग, समझें कि इसकी एबिलिटी टू फ्लो, कि कितना इजीली हमारा लिक्विड या गैस फ्लो कर सकता है, वो हमारी विस्कोसिटी। अब जैसे वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, या अगर इधर हम मड ले लें या हम कोई भी और थिक चीज ले लें, हम टार ले लें, तो टार की विस्कोसिटी ज्यादा होगी कि वाटर की। विस्कोसिटी हमारी है ईज ऑफ फ्लोइंग, तो वाटर इजीली ज्यादा मूव कर सकते हैं, तो वाटर की विस्कोसिटी हाई होगी और टार की विस्कोसिटी लो होगी। इसी तरह अगर हम देखें हमारा टूथपेस्ट है, उसकी विस्कोसिटी, वो भी हमारे पास बेसिकली वो सॉलिड नहीं है, वो हमारे पास फ्लूइड है, बस उसकी विस्कोसिटी हाई है जिसकी वजह से वो थिक हो गया हुआ था। तो हाई विस्कोसिटी का क्या मतलब है हमारे पास, कि जो फ्लूइड है वो हमारे पास थिक है, सॉरी हमारे पास थिक नहीं है, मतलब कि इजीली वो फ्लो कर सकता है। और लो विस्कोसिटी का मतलब है कि उसका फ्लो जो है वो इजी नहीं होगा। इसको हम जो है ना, इस ये जो हमारे पास जो आप एफिशिएंसी का भी सिंबल होता है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है विस्कोसिटी है। अब विस्कोसिटी हमारे पास, विस्कोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है? विस्कोसिटी का यूनिट हमारे पास है kg m-1 s-1। अब ये कैसे आया ये अभी हम देखते हैं। इसका यूनिट हमारे पास है kg पर मीटर सेकंड और पर सेकंड, मतलब कि ये दोनों हमारे पास नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारे पास विस्कोसिटी है। अब ये हमारे पास आई कैसे, ये एक लॉ से ड्राइव हुई है, मतलब उसको हमने लॉ के अंदर ये टर्म है जो एक बेसिकली कांस्टेंट था, तो उसका हमारे पास ये यूनिट बन रहा है। वो लॉ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है एटमॉस्फेयर में कहीं भी हमारे पास, उस पे हमारे पास जो ड्रैग फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स यानी जो हमारे पास अब ये स्फीयर ऑब्वियसली हमारे पास किसी फ्लूइड का है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट आप कह लें, हमारे पास किसी और लिक्विड का एक ड्रॉप आप कह लें, उसको हमने जनरली स्फीयर कह रहे हैं। तो इस पे जो हमारे पास ड्रैग फोर्स लग रही है, अगर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में नीचे नीचे मूव कर रहा है, तो हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है वो ऊपर होगी, नीचे उसका वेट होगा और ये उसकी ड्रैग फोर्स होगी। तो इस पे जो नेट इफेक्ट है हमारे पास ड्रैग फोर्स का, अब इसके हमारे पास स्फीयर का रेडियस हम कह रहे हैं r है, ये हमारे पास v स्पीड से नीचे मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड है, ये हमारे पास v स्पीड से नीचे मूव कर रहा है। तो इस पे हमारे पास जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स हमारे पास, नेट फोर्स नहीं बल्कि ड्रैग फोर्स, ये जो ड्रैग फोर्स है ये हमारे पास होगी 6 पाई न्यू
ये हमारे पास स्टोक्स लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई म्यू आर वी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास विस्कोसिटी है, ये उस स्फीयर का रेडियस, और ये कितनी स्पीड से या वेलोसिटी से हमारे पास मूव करे। तो ये हमारे पास ये ड्रैग फोर्स है F। अब अगर हम इस स्फीयर पे नेट फोर्स देखें, नेट फोर्स हमारे पास क्या होती है कि ओवरऑल जो हमारे पास, अब समेशन ऑफ फोर्सेस ऑब्वियसली हम करेंगे, तो अगर हम डाउनवर्ड वेट पॉजिटिव ले रहे हैं तो इससे हमारी ड्रैग फोर्स यानी 6 पाई म्यू आर वी, तो ये हमारे पास इस पे नेट फोर्स आ रही है कि इस स्फीयर पे नेट फोर्स किस। अब अगर ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव है तो मतलब कि हमारे पास जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड लग रहा है कि वेट का कंपोनेंट ज्यादा है, और अगर हमारे पास ड्रैग वेट से ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारा पार्टिकल नीचे नहीं मूव करेगा, ये हमारे पास स्टिल रहेगा या ऊपर मूव करना। अब वो ऑब्वियसली ऊपर तो मूव कर नहीं सकता, तो ये ड्रैग फोर्स हमेशा वेट से कम ही होगी क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट करेगी। तो ये हमारे पास नेट फोर्स है। अब हमने देखा कि ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो इसकी हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगी। अब ऑब्वियसली ये हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी हमारे अफेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे, और हमारे पास माइनस, अब ये हमारे पास इधर से हम v को सब्जेक्ट बनाए तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 पाई म्यू आर वी ओवर m। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म आ गई। तो इसको हमने, अब ये एक्सेलरेशन कैसे आई, ये हमारे पास इधर से आई है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो एफ हमारे पास क्या था ये, और इसको हमने एम से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल एक्सेलरेशन है इस स्फीयर की, ये हमारे पास इस पे आ गई। अब ये स्फीयर ऑब्वियसली हमारे पास परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये सारी assumptions लेके ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। इसकी डेरिवेशन से कोई कंसर्न नहीं, आपने सिंपल ये फॉर्मूला, अब इसमें हमारे पास टर्म्स याद रखनी है और इनके आपस में रिलेशन। अब जैसे हमारा रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी और नेट फोर्स हमारी डिक्रीज होगी। अगर हमारा रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पे क्या, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमारी टर्म इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारी डिक्रीज हो रही है। इसी तरह वेलोसिटी का इन सबसे रिलेशन हम देख सकते हैं। अब एक पॉइंट आएगा, अब जैसे आपने सिंपल जो हमारे पास वेलोसिटी वाले चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं कि हम एक बॉल को टॉप से फेंकें, ये अगर वाटर ड्रॉपलेट देखें ऊपर से आ रहा है तो हम एक बॉल को टॉप से फेंके, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट स्पीड को हम एक नाम देते हैं, हम उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब हमारे पास नेट फोर्स जीरो कह लें, या मतलब कोई भी हमारे पास फोर्स, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएं जब, तब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी अब हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, हम हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो गई है क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। तो हम इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं इसको, अगर हम इसमें अब हमने वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है तो वी हम कह रहे हैं, इसमें आप ये चीज जीरो रखें, ये उस साइड पे आ गया तो हमारे पास mg ओवर 6 पाई म्यू आर। तो ये हमारे पास जो है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब पता होना चाहिए आपको टर्मिनल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो हो रही है क्योंकि अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो वेलोसिटी ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जो हमारे पास यहां से ड्राइव हुआ है, इसमें हमारे पास म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, आर हमारे पास स्फीयर का रेडियस है, ये mg क्या होता है, mg हमारा w के इक्वल होता है, तो इसको हम सिंपल w भी लिख सकते हैं। अब w कब लिखेंगे, अब ये देखें कि नेट फोर्स भी जीरो होता है, ये जीरो रखें, w उधर गया और ये सारा डिवाइड हुआ तो वो भी यही चीज बनती है। तो बेसिकली ये
इन दोनों फॉर्मूले तक हैं तो ये सेम ही, ये W को हमने mg करके उसको m से डिवाइड कर लिया तो एक्सेलरेशन आ गई। इसकी डेरिवेशन हमारी जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं ये फॉर्मूला। तो ये हमारे पास जो है, जो वाटर ड्रॉपलेट मूव कर रहा है वो किस टर्मिनल, जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। अब हम देखते हैं कि फ्लूइड फ्लो, अब हमारे पास दो तरह के फ्लूइड फ्लो है, हमारे पास स्ट्रीमलाइन है और हमारे पास टर्बुलेंट। अब स्ट्रीमलाइन क्या होता है और टर्बुलेंट क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारे पास ये है कि हमारा जो फ्लो है उसमें जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो हर पार्टिकल एक स्पेसिफिक पाथ से मूव करे। अब जैसे ये पाइप है, इसमें पानी ने फ्लो करना है तो ये ऑब्वियसली ये बाहर से नहीं फ्लो कर सकता, ये हमारे पास इसी पाथ पे सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे। एक पार्टिकल यहां है और अगला यहां है, तो थोड़ी देर बाद ये वाला चल के यहां ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फ्लो में स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हैं। जबकि टर्बुलेंट में हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास रैंडम फ्लो है, ये हमारे पास कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं फ्लो करता। इसको हम इररेगुलर या अनस्टेडी फ्लो आप कह लें, इररेगुलर या अनस्टेडी फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है, जिसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं वो फॉलो कर रहा। जबकि इसमें हमारे पास एक पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहे हैं सारे, कि हर पार्टिकल ने, ये हमारे पास प्लेन है तो हर पार्टिकल ने इस प्लेन से मूव करना है, ये हमारे पास। तो ऑब्वियसली ये जब कन्फाइंड फ्लो होगा हमारे पास किसी चीज में, ये क्लोज पाथ में होगा, तो ये हमारे पास स्ट्रीमलाइन ही मूव करेगा। अब ये हमारे पास इस तरह का पाइप हो सकता है, इस तरह का पाइप हो सकता है, तो इसमें भी हमारा ये बॉडी यहां से ही उसका पाथ यही होगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। तो ये हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो है। अब हमारे पास फ्लो रेट क्या होता है। फ्लो रेट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कितना जो है वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक टाइम पे मूव किया है। मतलब कि पाइप में एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि कितनी फ्लो रेट, उसका स्पीड आप कह, स्पीड आप समझेंगे कि फ्लो रेट हमारे पास क्या है, कितनी तेजी से पानी, ये नहीं, ये हमारे पास बेसिकली कि कितने वॉल्यूम कितने टाइम में मूव कर रहा है। कि जैसे हमने टैप खोला तो एक सेकंड में कितना पानी आ रहा है, ये हमारे पास फ्लो रेट है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास फ्लो रेट। तो अब यहीं से हमारे पास जो है ड्राइव हुआ है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये क्या कहती है हमारे पास कि अब हमारे पास कोई भी वाटर सिस्टम है, जैसे पाइप लगे हुए हैं आपके घर में, तो ऑब्वियसली जितना फ्लो एंटर हुआ है कि हमारा पाइप है उसमें हमने टैप से पानी खोला, तो जितना पानी टैप से जो फ्लो रेट है और जो हमारा पाइप के एग्जिट पे फ्लो रेट था वो ऑब्वियसली इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पानी तो जाया नहीं हो रहा। तो ये कह रहा है कि Q इन जो है वो हमारा Q आउट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब Q हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ओवर टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा बेसिकली वॉल्यूम ओवर टाइम है। तो वॉल्यूम ओवर टाइम, अब वॉल्यूम को हम चेंज करके एरिया लिख दें, मतलब कि वॉल्यूम हमारा एरिया इनटू लेंथ होता है। तो ये सारी जो इक्वेशन चेंज होके हमारे पास Q जो है वो आ जाएगा रो ए वी के उस पाइप का एरिया और उस पाइप के टाइम पे उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू रो पानी, क्योंकि पानी अगर हम देख रहे हैं तो A2V2। अब अगर ये Q इन है, हमने टैप से पानी निकाला है, तो ऑब्वियसली टैप का जो होल है उसका एरिया और कितनी वेलोसिटी से हुआ। अब अगर हमारा पाइप उस होल से बड़ा है, हम इन एग्जिट पे हमारे पास वाइडर पाइप है, तो ऑब्वियसली उसका फ्लो रेट कम आएगा। तो यहां हमारे पास एरिया भी चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास वाटर है तो डेंसिटी तो सेम है, तो जो
इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो हमारे पास है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये जो चीज है ये हमारे पास q के इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी थी वो दोनों साइड पे इक्वल है तो वो हमारे पास कैंसिल होकर जो ये इक्वेशन बच गई ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। ठीक हो गया ना। अब इससे हम देख सकते हैं, हम इससे फ्लो रेट फाइंड कर सकते हैं, हम एग्जिट, अब ये एग्जिट और इनलेट पे बात हो रही, लेकिन हम किसी भी दो पॉइंट पे देख सकते हैं कि हमारे पाइप के अगर अलग अलग पॉइंट्स पे उसका डाया चेंज हो रहा है तो उसका एरिया चेंज हो, तो उस पॉइंट पे हम वेलोसिटी इस जनरल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब जो फ्लूइड डायनामिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है जो कि बेस है फ्लूइड डायनामिक्स की, वो है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बेसिकली बेस है हमारे पास फ्लूइड डायनामिक्स की। इसमें हमारे पास प्रेशर वेरिएशन की वजह से इसमें हमारा रिलेशन बेसिकली किन किन चीजों के दरमियान है, हमारा फ्लूइड के प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट, इन सब का रिलेशन हमें ये एक इक्वेशन बताती है। अब इसकी डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जरूरत नहीं है डेरिवेशन करने की। तो जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है वो है हमारे पास P प्लस 1/2 rho v square प्लस rho g h is equal to constant। इस कांस्टेंट का क्या मतलब है कि एक पॉइंट अगर हम फ्लूइड ले रहे हैं, फ्लो कर रहा है वो एक पाइप में डिफरेंट डायमीटर्स के साथ, तो एक पॉइंट पे जो ये चीजों का सम है वही पूरे पाइप में कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर कोई चीज हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी, तो इनका सम जो है हमारे पास ये सेम ही रहना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है बेसिक बर्नौली इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास P सिंपल जो प्रेशर की वजह से हमारे पास आ रहा है। अब बेसिकली ये हम सारे वर्क डन को हमने कंबाइन करके ये बर्नौली इक्वेशन बनाया। अब क्योंकि प्रेशर की वजह से हमारी फोर्स एक्सर्ट होती है तो हमारे पास वो वर्क डन होता है, तो हम उतने एरिया पे इतना प्रेशर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स जो जनरेट हो रही है उसको हमने देखा, जो ये हमारे पास प्रेशर की वजह से इफेक्ट है। अब ये वेलोसिटी है, लेकिन ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है ये टर्म उसको डील कर रही है। 1/2 mv² था तो यहाँ भी रो आ गया है क्योंकि अब हमारे पास फ्लूइड की बात हो रही है, इसमें उसकी डेंसिटी की बात हो रही है। ऑब्वियसली वॉल्यूम हमारे पास कन्फाइंड है, डेंसिटी होती है क्या है हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम बेसिकली इससे डिवाइड हो रहा है। और ये जो चीज है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे, आपने जो प्रेशर की अगर आपने सिंपल ये रो जी एच हमारे पास ये है तीनों प्रेशर ही। ऑब्वियसली आपको अगर इक्वेशन की होमोजेनिटी का पता है तो हर एक का यूनिट हमारे पास सेम होना चाहिए, तो ये सारे प्रेशर के यूनिट ही हैं। ये भी बेसिकली प्रेशर है, लेकिन ये अब हमारे पास हाइट की वजह से उस पर कितना प्रेशर आ रहा है। तो ये जो है इक्वेशन हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है। इससे ही आगे हमारे पास जो है डिफरेंट इक्वेशंस जो है ना ड्राइव हुई हुई हैं, लेकिन जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास वो हमारे पास ये बर्नौलीज इक्वेशन। अब इससे आगे आपने तो नहीं सुने होंगे, मतलब हमारे पास दो इसी की आगे मॉडिफिकेशन है। हमारे पास एक है टॉर्सली थ्योरम और एक है हमारे पास वेंचुरी। इसी की मॉडिफिकेशन हमारे पास ये थ्योरम है। अब इसमें हमारे पास अगर हम पहले वेंचुरी देखते हैं तो ये हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास इस तरह का एक पाइप टाइप कह लेंगे, इस तरह की एक हमारे पास डिवाइस है जिससे हम फ्लो रेट मेजर करते हैं। ठीक हो गया।
अब इसमें हमारे पास एक चीज आ जाती है स्टेग्नेशन पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी है कि आपने ये वॉल है इस पे आके हिट किया, तो जब हिट करेगा तो एकदम से इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो हमारे पास स्टेग्नेशन पॉइंट होता है। तो इसमें हमारे पास यहां पर जब आ रही है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज यानी चेंज हो रही है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली अब फ्लो हमारे पास जो है ये फ्लो हम देख रहे हैं, तो अब इसमें हमारे पास कोई हाइट डिफरेंस नहीं है, हम एक पार्टिकल इधर देख रहे हैं तो एक पार्टिकल इधर देख रहे हैं, तो हाइट वाली टर्म तो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास फ्लो रेट में पीछे बचेगा क्या, हमारे पास ये प्रेशर, अब इस साइड पे भी हम प्रेशर लिख दें तो ये हमारे पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो 1 पे वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी है ये हमारे पास इनिशियल स्टार्ट 0, तो हमारे पास जो वेलोसिटी वाला है वो हमारे पास सिर्फ V2 की वजह से बचेगा। इसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये अब हम एक कांस्टेंट हाइट पे देख रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंस नहीं है हाइट में। अगर ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता तो हाइट का डिफरेंस होता, लेकिन जब वर्टिकल है ये तो इस पे हाइट हमारे पास फैक्टर नहीं है, तो ये टर्म हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गई, और हमारे पास जो V1 है वो 0 है। यहां ये पॉइंट आप 1 कह लें और ये 2, मतलब ये 2, तो हमारे पास जो V1 है 0 है, तो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो सिंपल हमारे पास 1/2 रो V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब टॉर्सली इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसमें भी हमारे पास असल में ये भी हमारे पास सिंपल स्पीड और प्रेशर का रिलेशन है, बस इसमें फर्क क्या है, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास उस स्टेग्नेशन पॉइंट पे हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें हमारे पास V1 0 हो रहा है और इसमें हमारे पास V1 0 नहीं हो रहा, तो उसकी फर्क क्या आ गया कि यहां हमारे पास V1 वाली टर्म भी आ जाएगी, मतलब इसका P1 माइनस P2 है तो ये हमारे पास 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, तो ये डिफरेंस जो है बेसिक हमारा आ जाएगा। अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, ये हमारे पास फ्लो रेट मेजर करने के लिए, हमारे पास Q मेजर करने के लिए ये रिलेशंस हम यूज करते हैं, ताकि एक जो हमारे पास वेरिएबल है AH उसको हम निग्लेक्ट कर सकें, तो ये हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिवाइस यूज करते हैं। अब ये भी एक उसी बर्नौली इक्वेशन की मॉडिफिकेशन ही है। तो फ्लूइड डायनामिक्स में सिंपल इतना ही है, इंपॉर्टेंट सबसे चीज हमारे पास यही बर्नौली इक्वेशन है। इसके अलावा जो हमने फ्लो रेट वगैरह देखे, वो स्टोक्स लॉ देखा, जो विस्कोसिटी है, एक विस्कोसिटी और एक बर्नौली इक्वेशन, ये दो चीजें हैं जो पूरी फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ने वाली। तो अब कोई क्वेश्चन है तो सर।